नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा का चुनाव जो एक तरह से अलग परिस्थितियों में, अलग परिवेश में हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से एक तो कोरोना का कालखंड रहा और कोरोना के कालखंड के साथ साथ जो किसान आंदोलन रहा, जिसका पंजाब और खासकर यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका प्रभाव माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार अपना किस प्रकार से जनमत देगा। क्या वह पुरानी जो अपनी सरकार है, भाजपा सरकार है, उसी पर अपना विश्वास जताएगा या फिर वो कुछ बदलाव चाहता है। तो आज इन्हीं तरह के कुछ मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है और यहाँ का जो एक तरह से, क्योंकि प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक जातीय और सांप्रदायिक समीकरण भी बड़ी भारी संख्या में उसका अपना एक योगदान रहता है और वो कार्य करता है। तो हम इसका ही हल्का सा एक विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पिछले जो 1-1.5 साल में जो परिस्थितियाँ रही हैं वो काम करेंगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ऊपर से हम देखें तो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, मथुरा, हाथरस, सारे का सारा जो ये इलाका है, इसको जातीय समीकरण के आधार से, हालांकि हर प्रकार की जातियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन इसको जाटलैंड के नाम से अक्सर पुकारा जाता है, बोला जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ के जो जाट हैं वो जिसको अपना समर्थन दे देते हैं तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस पार्टी की या उसकी सत्ता बन जाती है। तो इस बार जो किसान आंदोलन रहा, तो हालांकि किसान किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखते, लेकिन जो किसान हैं उसकी एक बड़ी मात्रा वो जाट हैं और उनका जो आंदोलन के समय उनकी जो सक्रियता रही, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो, हालांकि वो अब जो कृषि कानून जो 3 थे वो वापस हो गए हैं, लेकिन क्या उनसे जो वोटर है, जो खासकर जो किसान वोटर है, जो जाट वोटर है, वो उन कानून वापसी से सहमत है या फिर वो उसकी सरकार से और कुछ अपनी डिमांड है या वो अपनी और किसी तरह से संवाद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो पिछला, खासकर 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तो 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2017 का फिर विधानसभा यूपी का चुनाव हो या फिर 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हो, तीनों ही चुनाव में जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मतदाता था उसने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और उन्हें अपना समर्थन दिया। खासकर इस क्षेत्र से देखा जाए तो जाटों के सबसे बड़े लीडर जो इस समय स्वर्गीय हैं, अजीत सिंह जी, वो भी 2 बार चुनाव हारे। एक बार वो बागपत से चुनाव हारे, एक बार मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे और उनके बेटे जयंत चौधरी जो इस समय आरएलडी के अध्यक्ष हैं, वो भी 2 बार चुनाव लोकसभा का हारे। 2014 का वो चुनाव मथुरा से हारे और 2019 का वो बागपत से हारे। तो कुल मिला के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोकदल की एक जो पहचान मानी जाती थी और जो लोकदल का जो कोर वोट बैंक जो माना जाता था, वो कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता प्रतीत हुआ और ऐसे लगा कि उसको बीजेपी ने अपने आप में समेट लिया है और वो चुनावों में 2017 का हुआ और फिर 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी उसके जो समीकरण थे वो देखने को मिले और उसके परिणाम भी देखने को मिले। तो जो किसान आंदोलन रहा है, इस आंदोलन के जरिए जो लोकदल है वो अपनी जो राजनीतिक जमीन खिसकी है उसको समेटने का प्रयास कर रहा है और किसान आंदोलन के दरमियान जयंत चौधरी की जो एक्टिवनेस रही, किसानों के पक्ष में जो बयानबाजी रही, उन सबको देखते हुए ऐसा उन्होंने प्रयास किया कि जो उनका एक वोट बैंक चला गया था वो पुनः दोबारा से वापस आ जाए। हालांकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, खासकर जो बीजेपी की इसको लेकर स्ट्रैटेजी रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो कृषि कानून जो 3 थे उनको वापस लिया, तो वहाँ से ये कयास लगना शुरू हो गया कि ये एक तरह से जो सरकार पर जो गलती हुई या फिर सरकार को ऐसा लगने लगा कि अगर हमने कृषि कानून का कोई समाधान नहीं निकाला तो इससे हमें एक बड़ा राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश में और पंजाब आदि इनमें देखने को मिल सकता है। तो जो कृषि कानून वापस तो हुए, लेकिन इस समय
उसकी क्या स्थिति है, उस कानून की वापसी से क्या जो वोटर है वो संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, या फिर वो अपना जो जनमत है वो जनमत के रूप में ही इस चीज़ को वो आगे के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्लियर करेगा। एक बात और बड़ी गौर करने वाली है कि जब से ये जो किसान आंदोलन हुआ या फिर सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है उस पर ये आरोप लगने लगा कि ये जाट विरोधी है, या यहाँ के जो जाट जो किसान हैं उनको लेकर पार्टी का रुख नकारात्मक है। तो आपने जैसा देखा होगा कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की और प्रधानमंत्री स्वयं उसका यहाँ पर उसका की स्टोन रख के गए। तो इस प्रकार से दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने समीकरण बैठा रही हैं और एक प्रकार से दोनों जाट हितैषी बनने का प्रयास कर रही हैं। तो एक फैक्टर इसमें ये भी आएगा, खासकर बागपत और मुजफ्फरनगर में आपने अभी देखा होगा कि जैसे हर पार्टी अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर रही है, तो बागपत में देखा होगा क्योंकि बागपत एक तरह से पूरा का पूरा जो स्टेट है वहाँ जाट समुदाय का जो परसेंटेज है वो अपने आप में काफ़ी अधिक है, लेकिन जो आरएलडी ने वहाँ से टिकट दिया है वो एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। हालांकि लोकतंत्र में ये हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो किसी को भी अपना प्रतिनिधि बनाए और वो जिस पर विश्वास करना चाहे वो व्यक्ति जनता के बीच में जाकर के अपने लिए वोट मांगे और अपना विजन जनता के सामने रखे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाति, धर्म, क्षेत्रवाद भारत में खूब चलता है, तो इस समय जो आरएलडी पर एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्योंकि आरएलडी का इस समय सपा के साथ गठबंधन है और सपा की जो कार्यशैली जिस प्रकार से रही है, तो इस प्रकार से माना जाता है कि सपा का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है वो अल्पसंख्यक या मुसलमानों की तरफ रहता है। तो इसको देखते हुए आरएलडी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के दबाव में या फिर अन्य कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो आरोप लग रहे हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो मुस्लिम लोगों को, खासकर जो जाट एरिया हैं वहाँ पर मुस्लिमों को अधिक मात्रा में टिकट देना कहीं ना कहीं ये सपा का जो दबाव है या सपा उसको एक बैलेंस करना चाह रही है, क्योंकि सपा का वोट बैंक उधर माना जाता है और आरएलडी का वोट बैंक जाटों को माना जाता है। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कैंडिडेटों का उसने भी जो ऐलान किया है, तो उसने जिनको कैंडिडेट दिया है तो उन पार्टी के जो समर्थक हैं या उनके जो नेता हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो पार्टी है उसने जाटों को अधिक वोट टिकट दिया है, और फिर हम किस आधार पर ये कहें कि जो आरएलडी है वो जाटों की पार्टी है एक तरह से, और उसका जो कोर वोट बैंक है वो उसको अपने कोर वोट बैंक को साध के वो कार्य कर रही है। तो इस प्रकार के राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं। और आपने इस संदर्भ में देखा होगा कि पुराना एक जैन चौधरी जी का जो भाषण है वो भी वायरल हो रहा है कि भाई मैंने जाटों का कोई ठेका थोड़े ही लिया है। तो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, हालांकि राजनीतिक रूप में किसी भी चीज़ को बड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी जो ये वर्तमान सिचुएशन है उसको देखते हुए इस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, किसी भी चाहे वो आरएलडी सपा वाले हों या फिर बीजेपी वाले हों, दोनों तरफ से ये एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं जो मूल रूप से जाट जाति के अंतर्गत आते हैं उनकी हितैषी हम सबसे ज़्यादा, इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं एक दो चीज़ों पर हमको थोड़ा सा बैकफुट पे जाके देखना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से जो जातीय आधार पर ये ध्रुवीकरण होता है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में जो लोग रहते हैं वो तो पॉलिटिक्स के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को ध्रुवीकरण भी वो कर देंगे तो उन पर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक जागरूक समुदाय के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपसी सौहार्द को न खतरे में डालें। हम एक दूसरे से जाति आधार पर ये न कहें कि भाई हमारी जाति ये, हम इसको वोट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा मायने नहीं रखता। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हम सब भारत के नागरिक
और भारत के संविधान के अंतर्गत हैं और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि जिस किसी से हमारी जो विचारधारा मैच खा रही है, जिस किसी पार्टी से हम उसके कार्यों से सहमत हैं, उसको देखते हुए हम अपना स्वतंत्र फैसला करें, न कि जातीय आधारों पर। क्योंकि कुछ दिन के बाद अब एक जाति दूसरी जाति के नेता तो चले जाएंगे, लेकिन हम सबको तो साथ ही रहना है। और फिर उससे होगा भी क्या? अगर मान लो कहीं पर सड़क का कार्य होना है, किसी गांव में सड़क टूटी हुई है, तो सड़क से नुकसान क्या जाति को देखकर होगा कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, तो इस सड़क में जो टूटी हुई है तो इनको फायदा है, इसको नुकसान है? वो तो सभी लोगों को ही नुकसान है। अगर मान लो आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या इससे किसी जाति विशेष को नुकसान होगा या किसी जाति विशेष को फायदा होगा? वो तो सबके बच्चों के लिए ही नुकसान का विषय है कि हर किसी का जो गरीब है, क्योंकि गरीबी भी किसी जाति के अंतर्गत ऐसा तो है नहीं कि फलानी जाति है तो इसका बच्चा गरीब नहीं हो सकता है और दूसरी जाति है तो इसका बच्चा गरीब होगा। तो कुल मिला के हमें इस प्रकार से सोचना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लेकर के, हमें अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर, अपनी जो महिलाएं बहन बेटी हैं उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर के हम कौन सी पार्टी इन एजेंडों पर खरी उतर रही है, और खासकर अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के किस पार्टी का मैनिफेस्टो, किसका एजेंडा, किसकी नीयत, किसकी नीति आपको सूटेबल है या आपको पसंद आ रही हैं। मेरे हिसाब से आपको वहाँ वोट करना चाहिए, न कि जातीय आधार या धर्म या क्षेत्रवाद को देकर के। क्योंकि क्षेत्रवाद के आधार पर जब वोट करते हैं तो हमने जैसे मुजफ्फरनगर के दंगे आपने देखे होंगे, तो मुजफ्फरनगर के दंगों में पार्टियों ने खूब अपने हाथ सेके और वहाँ पर एक सांप्रदायिक रूप से कैराना की जैसे देखो तो कैराना में भी एक बड़े दंगा जो हुए, तो वहाँ पर जो दंगे हुए जो मुस्लिम और जाट दंगे जिनको कहा जाता है, तो उनसे जो आम आदमी था उसने पलायन किया, उसको नुकसान हुआ। वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला उस समय की जो सरकार थी वो उनको बैलेंस नहीं कर पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सिर्फ जातीय या धर्म आधार पर फैसला न करके हमें ये सोचना पड़ेगा एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि हम किसको वोट कर रहे हैं। जो मेरा कैंडिडेट है उसकी एजुकेशन क्या है, उसका समाज हित में उसका विजन क्या है, वो किस प्रकार से राजनीति को देखता है, क्या वो पद लोलुपता के जाल में ही तो नहीं फंसा हुआ है, या फिर वो राजनीति को एक तरह से सेवा भाव से देखता है। तो इस तरह से अगर हम सोच करके वोट करने का प्रयास करेंगे और वोट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये भी अपने मंसूबों पे सफल नहीं होंगे और जो जनमानस के लिए वो बड़ा हितकर होगा। एक साथियों जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में एक जो पॉलिटिक्स रहती है उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनका बहुत बड़ा हाथ इस सरकार बनाने में रहता है। तो एक ओबीसी को लेकर ऐसा कहा जाता था कि क्योंकि जो एससी आयोग है, एसटी आयोग है, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन जो अदर बैकवर्ड कास्ट है जो ओबीसी है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो जो वर्तमान की भाजपा सरकार है उन्होंने केंद्र में कानून ला करके ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया और उनकी बात भी सुनी जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देखिए, अगर कम्युनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं तो कौन सी पार्टी आपके सच्चे हित के लिए काम कर रही है। क्योंकि भारत की राजनीति में जो पॉलिटिक्स रहता है तो चलो जातीय आधार पर भी जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके लगातार जो नेगेटिव पहलू हैं हम उसको न देख करके अगर ये भी देखें कि सर्वांगीण विकास में अगर कोई पीछे भी छूट गया है तो उसको हम अगर साथ लाएं, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करें तो वहाँ तक तो ठीक है, चलता है। लेकिन नकारात्मक रूप से अगर हम ध्रुवीकरण करके ये करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आज ये इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव को हमें तोड़ना पड़ेगा और जातीय आधार पर हम न भटके। क्योंकि इस समय हर कोई दुहाई देगा इस बात की कि भाई फलाने हमारी इस जाति के, हम इस जाति के, कैंडिडेट हमारा ये। लेकिन हमें सतर्क रह के, क्योंकि यही जो क्षण है, यही जो दिन है
वो आपके आगे के 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर सेट करेंगे। और आपने अगर अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुना तो अवश्य वो 5 साल में आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। और इन बहकावे में या जातीय और धर्म के आधार पर बंट कर के अगर हम अपने मत का सही से प्रयोग नहीं कर पाए तो फिर 5 साल के लिए हमको पछताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सोचें, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, ये सारी चीज़ों को केंद्र में लाकर हमारे जो कैंडिडेट हमसे वोट मांगने आ रहे हैं उनसे प्रश्न करिए, उनसे पूछिए कि आपकी पार्टी का इन मुद्दों को लेकर क्या विज़न है, ना कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को लेकर के। तो ये आप अगर सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी सरकार चुनेंगे और आप जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में जो बदलाव चाहेंगे वो बदलाव भी होगा। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र सभी जो बीमारी हैं, जो सामाजिक बीमारी है, जो आर्थिक बीमारी हैं, उनका एक समाधान देने का तरीका है। और उस समाधान की जो चाबी है लोकतंत्र में वो वोट है। तो इस चाबी का इस्तेमाल सही से करिए, ताले को खोलिए, बेरोजगारी के ताले को खोलिए, अशिक्षा के ताले को खोलिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ताले को खोलिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए और खासकर के अपने प्रदेश और राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो सरकार अच्छा कार्य करे उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने मत का प्रयोग करें। और अंत में एक अपील कि अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि जो मत का प्रयोग है ये आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है और आपको ये अधिकार देता है जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि हमारे पास अपने जो शासक हैं उनको चुनने का अधिकार है। तो अधिक से अधिक मत कीजिए, जागरूक होकर के मत कीजिए, विकास और समाज हित के मुद्दों पर मत कीजिए। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।